बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे बाएं जानिब जो है वो आपको जहाँ ज़ेब अब्बासी साहब नज़र आ रहे होंगे और दाएं जानिब जो हैं वो मियाँ दाऊद एडवोकेट। और मुकदमा वही है, मियाँ दाऊद हमारे साथ हैं तो हम ज़ाहिर है आपको भी पता लग गया होगा कि भी हम किस मुकदमे की बात करने लगे हैं। और वो मुकदमा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक जहांगीरी की तालीमी असनाद और उनकी अहलियत के हवाले से। तो आज उस पर नोटिस हो गए हैं। ये मुकदमा मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता रहा है। पहले इसी बेंच ने जो है वो उनको जुडिशल काम से रोक दिया था और फिर उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में अपीलें आईं, जहाँ पर मुनीर मलिक जो हैं उन्होंने कहा कि जज के ख़िलाफ़ को वारंट तो हो सकती है लेकिन उसको जुडिशल वर्क से नहीं रोका जा सकता। और अदालत ने उनकी बात मानी और जहांगीरी साहब को जो है जुडिशल वर्क से रोकने का ऑर्डर कलअदम करार दिया और वापस हाई कोर्ट भिजवा दिया। मुकदमा के इस पर जो एतराज़ात हैं उनको सुनने के बाद और फिर मामूल के मुताबिक जो कार्रवाई बनती है वो की जाए। ये मुकदमा पड़ा रहा, एक जज साहब आए, दूसरे गए, फिर ये हुआ। लेकिन गुज़िश्ता समात पे जो बेंच है उसने हायर एजुकेशन कमीशन से एक रिपोर्ट मांगी। उस रिपोर्ट में क्या था और उस रिपोर्ट की बुनियाद पर आज अदालती मावनीन के दलाइल सुनने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस 2 रुकनी बेंच ने क्या कहा है। गो के वहाँ पर ये एतराज़ात भी आए हैं कि बेंच के एक रुकन के हवाले से तारिक जहांगीरी पिटिशनर थे तो उनका एक 22 का इशू बनता है वो इस बेंच से उठ जाए, यानी जस्टिस सरफराज डोगर। तो मियाँ साहब से शुरू करें या आपसे? जी मियाँ साहब है, ये तो पार्टी है ना तो लिहाजा आपसे नहीं शुरू करें। हाँ, क्या हुआ आज? नोटिस कैसे हो गया? एक तो सवाल सिद्दीकी साहब ये था कि जो पटिशन के ऊपर एतराज़ात हैं उसकी बुनियाद के ऊपर क्या ये रिट मेंटेनेबल है या नहीं है। तो इसके ऊपर सबसे पहले पटिशनर मियाँ दाऊद को सुना गया। इन्होंने पूरा पस मंज़र बताया कि सोशल मीडिया के ऊपर लेटर आया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने वेरिफिकेशन मांगी, कहा गया कि हाँ जी ये डिग्री जो है इसके ऊपर क्वेश्चंस मौजूद हैं। तो इस सारे प्रोसेस के बाद फिर मलिक असद अली केस का हवाला आया और फिर ये कहा गया जी कि इस केस को जो है वो, क्योंकि हाँ जो बुनियादी हमारा एतराज़ है वो ये है कि एक वकील बनने की जो अहलियत है वो डिग्री हासिल करने की, उसके लिए इतनी प्रैक्टिस और ये सारा प्रोसेस है। तो हमारा एतराज़ इसके ऊपर है। उसके ऊपर पहली बात तो ये है कि आपने इम्तिहान पास किया हो। इम्तिहान जी ठीक है ना। तो अच्छा, तो फिर उसके बाद बारी आई इस्लामाबाद बार कौंसिल के एक मेंबर हैं राजा अलीम अब्बासी की। उन्होंने एक तो ये कहा कि इस केस में सबसे पहले तो अदालत को ये बात देखनी चाहिए कि क्या ये मामला फौरी तौर के ऊपर इसी कोर्ट ने सुनना है या जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हुए पहले रेगुलेटर को ये मामला जाना चाहिए। फिर उसके बाद रेगुलेटर मींस इस्लामाबाद बार कौंसिल, इस्लामाबाद बार कौंसिल जिसने उनको लाइसेंस वकील का वकालत का दिया। अच्छा ठीक है। दूसरी बात उन्होंने कही कि आर्टिकल 209 का फोरम भी है, यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फोरम भी है। ये अलीम अब्बासी साहब ने जी कहा। अच्छा, एक बात उन्होंने ये भी कही जी कि इस मामले पे जब एक जज का बाजू मरोड़ा जा रहा हो तो इदारे का इस सरबराह के तौर के ऊपर जो है वो ज़िम्मेदारी उनकी बनती है कि वो उस जज को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। तो इदारे के सरबराह की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो ये देखे कि मेरी अदालत के अंदर कोई 2 नंबरी तो नहीं चल रही। अच्छा जी, फिर उसके ये बाद जिम्मेदारी नहीं है। ये भी जिम्मेदारी है। यही मलिक असद अली केस में लिखा हुआ है हाँ। कि अदलिया की आज़ादी को मलहूज़े खातर रखने के बजाय पहले ये देखना है कि शफाफ अदलिया चाहिए। फिर उसके बाद उनका एक एतराज़ ये था कि पटिशनर रहे हैं जस्टिस जहांगीरी सरफराज डोगर साहब के ख़िलाफ़, वही जजिस ट्रांसफ़र वाला सीनियरिटी के जी, साहब, जी, ठीक है। तो उसकी ICA भी जो है वो है। तो इस ICA तो अब डिसमिस होगी कॉन्स्टिट्यूशन एक बेंच से। मेरे ख्याल में हामिद खान साहब वाली शायद रहेगी, या बाकी तो जजेस वाली तो डिसमिस हो गई है। तो उन्होंने कहा जी कि इसकी बुनियाद के ऊपर मुनासिब यही है कि इस केस को किसी और बेंच के सामने रख दिया जाए। फिर एक और वकील साहब थे जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वकील हैं, अहमद हसन शाह साहब। उन्होंने भी यही कहा जी कि हाई कोर्ट स्टेज के ऊपर जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करे, रेगुलेटर को पहले भेज दें, उसके बाद आप बेशक सुन लीजिएगा। तो इस पे कि ये रिट ऑफ को वारंटो लाई करती है नहीं करती, इस पे बार काउंसिल का और उनका क्या मौक़िफ़ था?
ये तो कह रहे हैं कि जी आप ना करें, उधर करने दें, उसके ऊपर कोई ज़्यादा बात नहीं हुई। उस पर नहीं बात हुई। बैरिस्टर जफरुल्लाह साहब ने कहा जी कि रिट अप्लाई करती है। हाँ, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह जो है उनका आ गया सामने, वो जो उनके तहरीरी आर्गूमेंट्स हैं उनका तो मौक़िफ़ यही है कि जो 5 जो मलक रिट असद अली है केस है। उसके अंदर, हाँ, रिट ऑफ को वारंटो जज के ख़िलाफ़ लाई करती है। हाँ, इस केस के अंदर 209 अप्लाई नहीं करता, ये उनका लुब्बे लबाब है उनके दलाइल का। तो अपना मियाँ साहब, एक जज इस तरह से, मतलब ये सारा कुछ क्या हो रहा है? नहीं हो कुछ नहीं रहा। देखें, ये इशू बहुत पहले डिसाइड हो जाना चाहिए था। 2024 से ये मामला यहाँ पे पेंडिंग था। बड़ी सादी सी प्रोपोजिशन है, सारी दुनिया जानती है मलक असद अली केस में कि हाई कोर्ट के जज के ख़िलाफ़ उसी हाई कोर्ट के अंदर रिट ऑफ को वारंटो जो है वो मेंटेनेबल है, हो सकती है। आज जब समाज शुरू हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के भी तो फैसले है ना कि भाई एक जज जो है दूसरे जज के खिलाफ को वारंटो जारी नहीं कर सकता। नहीं कर सकता है, ये कतई सुप्रीम कोर्ट का कतई ऐसा कोई फैसला मौजूद नहीं है कि हाई कोर्ट का एक जज जो है वो दूसरे जज के खिलाफ जो है वो को वारंटो जारी नहीं करता। ऐसा कोई फैसला मौजूद नहीं है। अगर कोई इस तरह का फैसला कोई रिपोर्ट करते हैं तो उनकी लाइलमी है, उन्हें पढ़ना नहीं आता दरअसल, और इसके अलावा इशू कोई नहीं, वरना मलक असद अली केस फुल कोर्ट की जजमेंट है। आज जब हेयरिंग शुरू हुई तो मैंने बुनियादी आर्गूमेंट स्टार्ट ही हमारी का ये था कि आइन के आर्टिकल 193 के तहत आपने एलिजिबिलिटी चेक करनी है किसी हाई कोर्ट की। वो क्या है कि वकील होना लाजमी है। तो जो रिस्पोंडेंट हैं, रिस्पोंडेंट नंबर 1 जैसे तारिक जहांगीरी साहब, वो तो वकील ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी जो LLB की डिग्रीज़ हैं, LLB की मार्कशीट हैं, वो बोगस हैं और इन्होंने सारी मैनिपुलेशन करके, हमने अपनी पिटीशन में ये सारी चीज़ें एलेबोरेट की हैं कि वो सिस्टम के साथ खेलते हुए उन्होंने पूरे निज़ाम को चकमा देकर यहाँ तक पहुँचे हैं। उनसे पूछा जाए कि वो किस एलिजिबिलिटी के तहत, किस कानून के तहत उन्होंने ये ओहदा हासिल किया है। देखें, वो मैं उनको सुन रहा था, वो जब कराची में भी गए थे और इधर भी आए थे, कि उन्होंने कहा मैं कसम खा के तो मैं खुद इम्तिहान दिया मैंने। ठीक है, अब जो रिपोर्ट आई है हायर एजुकेशन कमीशन की, इम्पर्सनेशन तो नहीं है। मैं ये बात तस्लीम कर ली जाए कि उन्होंने इम्तिहान दिया है। हाँ, वो पेपर वो भी तो देते ये था रहे। कि अनफेयर मीन जो है वो उसकी वजह से एक लम्हे के लिए हम तस्लीम कर लेते हैं जी, हाँ, एक लम्हे के लिए हम तस्लीम कर लेते हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक उनके ऊपर पाबंदी लगी थी। क्यों पाबंदी लगी थी? नकल मार दे पैसी जज साहब, ठीक है। अच्छा, ये रिपोर्ट के मुताबिक नकल मार दे पैसी जज लग क्या है गया। वैसे HEC की रिपोर्ट में क्या है? HEC की रिपोर्ट में यही है। हाँ। उन्होंने HEC ने तो बेसिकली यूनिवर्सिटी से रिपोर्ट लेके आगे जमा करवाई थी और यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में ये बात है कि इनके ऊपर 3 साल की पाबंदी थी। उसके बाद इन्होंने क्या किया? असल जालसाजी उसके बाद शुरू हुई। जब इनके ऊपर पाबंदी लग गई तो इन्होंने किसी मोइनुद्दीन नामी बंदे का एनरोलमेंट नंबर इस्तेमाल किया और अपना नाम गलत लिख के उससे अगले साल फिर जो है वो अपीयर हो गया। मार्कशीट के मुताबिक अपीयर हुए हैं या नहीं हुए ये नहीं पता। यूनिवर्सिटी कहती है इनका LLB पार्ट 1 जो है वो एग्जिस्ट ही कहीं नहीं करता, ठीक है। और उसके बाद जब पार्ट 2 है उसके ऊपर इन्होंने फिर एनरोलमेंट नंबर कोई और इस्तेमाल किया और अपना नाम सही लिख के LLB पार्ट 2 जो है वो ले लिया और उस LLB पार्ट 2 की बुनियाद के ऊपर डिग्री जारी करवा ली। वो दोनों जो फॉर्म है, मार्कशीट है, वो एक दूसरे के साथ टैली नहीं करती। कोई एक चीज़ तो सही है ना, या एक चीज़ सच्ची है या एक चीज़ झूठी है। ये जालसाजी है, ये फ्रॉड है। तो जो बुनियाद ही फ्रॉड के ऊपर रखी गई है उसके ऊपर आप जितना मर्जी सुपर स्ट्रक्चर खड़ा कर लें। नहीं, लेकिन एक बात तो है ना कि वो मेरे ख्याल में कितना अरसा वकील रहे, एडवोकेट जनरल रहे, प्रोसिक्यूटर नैब रहे, फिर ये अटर्नी जनरल ऑफिस के अंदर रहे, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद रहे, फिर उसके बाद वो जज एलिवेट हुए, जुडिशल कमीशन ने देखा, पार्लियामेंट्री कमेटी ने ओवरसाइट किया, पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने भी ये मैं पेश गुजारिश हुए। करता हूँ आप ये सारा कुछ जो है इसी बात को अब आप किसी ने नहीं देखा। जी बिल्कुल, अब आप इसी सारी बात को पिटिशनर के आर्गूमेंट्स के मुताबिक देखें ना, जो मैंने अपनी पिटिशन में लिखी कि ये कितना बड़ा पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम के ऊपर सवालिया निशान है कि एक शख्स जाली वकील था और सिस्टम के पास चेक करने का कोई म्यार नहीं है कि आप उसको सरकारी वकील अपॉइंट कर रहे हैं, तब नहीं आपने उसकी डिग्रियां जारी की। और जुडिशल कमीशन के ऊपर सबसे बड़ा सवालिया निशान मैंने अपनी पिटीशन में लिखा है कि इससे ज़्यादा बोगस प्रोसेस क्या होगा कि आप हाई कोर्ट का जज अपॉइंट कर रहे हैं, आप उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस को वेरीफाई नहीं करते, आप उनकी डिग्रीज वेरीफाई नहीं करते और वो बंदा हाई कोर्ट का जज बन गया। लेकिन एक प्रो बोनो भी तो, मतलब एक ये भी तो होता है कि यार ये एडवोकेट जनरल है, सारा कुछ चेक होके आ गया होगा, तो लिहाजा इसमें जुडिशल कमीशन की क्या गलती है? तो यही आपके सिस्टम की नाकामी है ना। सिर्फ आपने इस बुनियाद के ऊपर, अगर वो बुनियाद से ही अपनी गलत था, यही सुप्रीम कोर्ट कहती है, लातादाद फैसले मौजूद हैं कि जब बुनियाद ही गैर कानूनी है, फ्रॉड के ऊपर रखी हुई है, तो उसके ऊपर सारा सुपर स्ट्रक्चर जो है वो गलत है।
आप देखें कि इस बात पे अफसोस करना चाहिए पूरी जुडिशरी को कि एक शख्स सिस्टम को किस तरीके से चालाकी से, काबिलियत से आप कह लें, चक्कर दे के हाई कोर्ट का जज बन गया और आपके पास निज़ाम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जितने जज साहबान हैं, आपने उनकी अपॉइंटमेंट के ऊपर सवालिया निशान उठा दिया है। आपने उनकी भी कभी जो है वो डिग्रीज वेरिफिकेशन नहीं करवाई होंगी। इसका तो मतलब अच्छा ये नहीं है कि आप अपनी एक और अमेंडेड वो क्या कहते हैं तरमीमी दरख्वास्त डाल देंगे जनाब, तमाम जो जुडिशरी आला अदलिया के जज साहबान हैं, देखें इनकी डिग्रियां एक मरतबा सब चेक करवाई जाए। देखें, मैं पहले दिन से ना इस केस में ये देख रहा हूँ, पूरा सिस्टम जो है ना वो अपने जज को बचाने की तरफ चला हुआ है। कोई बंदा ये नहीं कहता कि यार जहांगीरी साहब आप अपनी डिग्रियां लेके आए, असल ला के पिटीशन अदालत में पेश करें, मुंह पे मारें अदालत पे और पिटीशनर को जुर्माना करवाएं किसने आपके खिलाफ जाली की। ये नहीं काम कर रहे, सिर्फ वो टेक्निकल चीज़ों की बात के पीछे जा रहे हैं कि पिटीशन ने सुर्खी नहीं लगी हुई, पिटीशनर के साथ जो है वो कान में बाली नहीं डाली हुई, और जी वो पहले करना चाहिए था। क्या फजूल बात कर रहे हैं। भी तो है ना, नहीं, मतलब आप देखें तो ये आम केस नहीं है। लाइक करती है या नहीं करती देखिए, है। जुडिशल सिस्टम और वकालत का जो सिस्टम है ना, ये इसको सोसाइटी में एक आप कह लें कि सबसे पढ़ा लिखा एक तबका जो है वो समझा जाता है, और वो पढ़ा लिखा तबका जो है जब अपने पे बात आई है तो वो टेक्निकलिटीज़ के पीछे जाके छुपना शुरू कर रहा है। ये अफसोस की बात है। खुले दिल से कहना चाहिए कि जी ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये असल है, तो खुले दिल से कहें। इसलिए आप जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं गए, जैसे आप मुजाहिर वली नकवी साहब के दफ़ा गए थे और इजाजुल हसन साहब को आपने धमकियाँ दी थी। मैंने आज तो वो उस नहीं धमकियाँ नहीं, मैंने सिर्फ आज अदालत में भी ये पॉइंट आउट किया कि मलिक असद अली केस में ना इस बात की जो है वो तशरीह कर दी गई है, सेपरेट कर दिया गया। 209 जब बेंच ने ये पूछा, 209 जज के कंडक्ट की बाबत है। जैसे मिस्टर जस्टिस मज़ार नकवी साहब के कंडक्ट के बाद, उनके हल्फ उठाने के बाद उनकी जो है वो मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी, एसेट बियॉन्ड मींस का केस आया, वो सारा किरदार उनके बाद था। जो को वारंटो है वो उनकी अहलियत को डील करती है, और मलिक असद अली केस में पैराग्राफ 77 से लेके 84 तक ये बिल्कुल वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है कि 209 एक अलग चीज़ है, और जो को वारंटो है वो एलिजिबिलिटी को डिस्कस करें। लेकिन वो मलिक असद से बड़ा बेंच भी तो एक आया था ना, फिर उसके वो नहीं है। नहीं, मलिक असद अली केस से ऊपर कोई बेंच जजमेंट कोई नहीं मौजूद है। इस तरह की जजमेंट कोई नहीं है। एक इफ्तिखार चोई साहब वाला केस है, उसमें को वारंटो का डिस्कस नहीं, को वारंटो का जो इंटरप्रिटेशन है वो मुख्तलिफ केस था, वो मुख्तलिफ केस था। को वारंटो अगेंस्ट द जज, उसका एक ही फैसला है, वो मलिक असद अली साहब का केस का फैसला है, और वो आज के दिन तक अनफील्ड है। और यही वो फैसला था ना इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का कि किसी जज को उसके जुडिशल फ्राइज से नहीं रोका जा सकता, ये बात दुरुस्त है के ऊपर वो जो हुआ। लेकिन बात ये है कि वो जज बन सकता था या नहीं, ये उससे पहले का अमल है, और ये उससे पहले का अमल इस पे जाएगा। बासी साहब, ये अगर एक जुडिशरी में ये तय हो गया, इस तरह से हो गया, मतलब वो अभी भी काम कर रहे हैं, वो अभी भी फैसले कर रहे हैं, तो ये क्या होगा क्या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर? देखिए, एक तो क्यूम सिद्दीकी साहब ये बात ठीक है कि ये पूरे निज़ाम के ऊपर सवाल मौजूद है कि एक वकील साहब आए, वकील फिर वकालत से होते हुए वो जज के मनसब के ऊपर चले गए और किसी स्टेज के ऊपर चेक नहीं हुआ, ये बात ठीक है। वहीं पे मेरे ख्याल में एक सवाल और भी है। लेकिन जब चेक हुआ उस वक्त वो एक इंतखाबी धांधली का केस सुन रहे थे। मैं इसी तरफ आ रहा हूँ कि चेक इस वक्त ही क्यों हुआ। ये चेक पहले जैसे ये चेक उस वक्त क्यों नहीं हुआ जब वो मुस्तकिल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन रहे थे, या ये उसके बाद क्यों नहीं हुआ? कुछ क्वेश्चंस तो हैं। मैं जब आज ये कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही थी तो एक चीज़ जो एज अ कोर्ट रिपोर्टर मेरे जहन में आई, बहरहाल वो ये ज़रूर है कि एक प्रेसिडेंट हमारी अदलिया ने ये यहाँ पे ये तय किया है कि एक जज के ख़िलाफ़ कोई 4 दहाइयाँ पुराना अगर कोई वाक़या भी हो तो अगर सरफ़ नज़र हो गया तो फिर होता चला गया, लेकिन अगर कुछ मसाइल हुए तो फिर वो टेकअप हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में कुछ इस तरह की ही मिसाल नहीं बननी चाहिए थी। दूसरी आखिरी बात मैं इस पर यह ज़रूर करूँगा, इस मामले पे डोगर साहब को मेरे ख्याल में ये केस नहीं सुनना चाहिए था। अच्छा, वो क्यों? वो इसलिए कि जस्टिस जहांगीरी साहब जैसे जो एतराज़ हुआ है कि जहांगीरी साहब और जो दीगर 4 जजेस हैं, यानी 5 जजेस जिन्होंने ट्रांसफ़र वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, तो
ये ज़रा तो मुनासिब होता ये कि कोई और मुनासिब बेंच होता कि अलग अलग बात है। मुझे 22 का प्रिंसिपल क्या है हमारे नहीं, वो ठीक है, इस कानून वो उसके ठीक ऊपर, है, क्योंकि ठीक अदालत है, में वो है बात ना, ठीक है कि जिस जज तो के ऊपर अदालत के एतराज़ अंदर हो अदालत उसी कानून की उसी बात जज होती ने है। ही तय करना होता है, जिस जज पे एतराज़ हो उसी जज ने ही तय करना होता है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन मेरे ख्याल में फिर भी मैं अपनी एक कोर्ट रिपोर्टर के तौर के ऊपर राय दे नहीं, रहा हूँ देखे ना, कि ये वो मेरे हो ख्याल सकता है गलत हो। मेरे ख्याल में तो जो है वो सरफराज डोगर साहब को जो है नैब का चेयरमैन होना चाहिए। ये तो कोई हाँ, बात ये नहीं ये है भी ना। ठीक है, ये भी आपकी बात ठीक है, चेयरमैन नैब के लिए भी ठीक है। सिद्दीकी साहब पहले दिन से ना यही राय है, हाँ। इसके अलावा कोई आर्गुमेंट नहीं कर रहे कि जी Legal वो- argument तो फिर भाई कोई यही नहीं, है। ना कोई लीगल आर्गुमेंट कर रहा है ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गुमेंट कर रहा ये है। ठीक है। पहली ये तो बात मेरी क्या- और आपकी बनाई हुई नहीं, ये इसी आला अदालत के बड़े बड़े बेंचों ने ये तय किया हुआ है कि 22 का इशू आएगा तो उसका क्या पैरामीटर्स होंगे और किस में वो तय देखें जी, पहला एतराज कि वो देखिए कानूनी- उनका कोई जाती मामला नहीं है, कोई लेन देन का मामला नहीं है या वो नहीं अब है। तो वो भी इतराज़ नहीं ना लिया जा सकता। मैं गुजारिश ये करने लगा था, पहला एतराज़ कि जी इन्होंने ख़त लिखा, इस वजह से इनको विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। भाई अगर ख़त लिखने की बुनियाद पर इनको विक्टिमाइज़ किया फिर तो 6 के 6 जजों की डिग्रियां जाली निकलनी चाहिए थी। अगर इनको विक्टिमाइजेशन करनी थी, सिर्फ सही। इनकी क्यों की जा रही है? क्योंकि डिग्री जाली है ही इनकी। हाँ। एक बात। दूसरी बात यह है कि इनको आज भी किसने रोका है आइन और कानून के मुताबिक फैसला करने से? ये करते रहे। दूसरी बात, ये 22 का मतलब ये जज हो के कह रहे हैं कि मेरा ख्याल है कि डोगर साहब को केस नहीं सुनना चाहिए था। डोगर जहाँ साहब को पर- इससे फायदा या नुकसान क्या हो सकता है, बताएं मुझे। अच्छा फर्ज कर ले डोगर साहब नहीं केस ये सुनते, किसी और के पास ले जाएंगे, फिर डिग्री असली हो जाएगी। डिग्री आपकी फिर भी जाली रहनी है सर। ये कहते हैं कि मुझे सुने बगैर मेरी डिग्री जो है वो कर दी गई। आपको सुन लिया जाए फिर भी आपकी डिग्री जाली है। सुना के आप क्या कहेंगे? आपने गलत एनरोलमेंट नंबर आप ले आए ना। तो अब क्या हुआ है, मतलब 3 दिन बाद आज अदालत ने ये बड़ी मेहरबानी टाइम की। दे देते यार, 3 दिन का क्यों? नहीं वो ये रूटीन का प्रोसेस होता है कि रिकॉर्ड जमा करवाने के लिए, रिपोर्ट्स जमा करवाने के लिए अदालत ऑर्डर कर देती होती है कि 3 दिन के लिए आप जमा करवाएं। मुमकिन है कि इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 7 दिन के नेक्स्ट बाद। वीक में 7 दिन के बाद या लेकिन 14 दिन के बाद आ जाए। टेक्निकलिटीज या ड्यू प्रोसेस भी तो जरूरी है ना सर एक बात बता दें कि एक जगह पे मैं तो विक्टिम हूँ इस बात का कि 2024 की मेरी पिटीशन पड़ी हुई है और आप 2025 के एंड में आकर इसको डिसाइड कर रहे हैं। 2+2 का केस था। नहीं, ये तो कोई बात नहीं ये है। अभी हमने देखा ड्यू है, प्रोसेस का तो वफाकी शरई अदालत में फौरी इंसाफ का मुकदमा अपना 1999 में ये- हुआ था दाखिल। सर, 40 साल के बाद, 35 साल बाद हम सुना सारी है जिंदगी इसी बात का तो रोना रोते हैं कि अपना जज आया तो आप जो है वो 2 साल से पिटीशन दबाकर बैठे हुए हैं। इसको तो डे टू डे हेयरिंग करनी चाहिए। है। ये डे टू डे हेयरिंग करनी चाहिए। उस बेचारे साहिल का क्या कसूर है जिसके फैसले जो हैं वो जस्टिस जहांगीरी साहब ने कर दिए? वो तो सारी ज़िंदगी देखें। एक बात सुने, फ़र्ज़ कर लें किसी का मर्डर रेफरेंस था और इन्होंने उनका मुलज़म बरी कर दिया और जो मकतूल ख़ानदान है आज जब उसको पता चलेगा कि जहांगीरी साहब की इत्तेहादी डिग्री जाली सी, वो दूसरी दफ़ा फिर उनके घर में जो है वो मातम बिछेगा। यही मैं कह रहा हूँ कि ये अब फिर क्या होगा? इनके किए हुए फैसले, इनकी ली हुई तनख्वाहें, ये तो हमारे इनके जुडिशल लिए हुए कमीशन मराद, हमारे वो सब कहाँ जाएंगी? जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अभी आप मुजाहिर अकबर नकवी साहब, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनको जज का टाइटल तक छीन लिया, जज का टाइटल निकाल छीन दिया लिया सर्विस से। और साबित होने के बाद कि इन्होंने ये जो कैंट लेकिन वाली वो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी जो है वो इन्होंने अपने इख्तियारात का नजायज करप्शन के पैसे से बनाए। और आप मौजूदा हुकूमत की बदनीयती देखें। क्या शहबाज शरीफ साहब जो है वो प्रॉपर्टी जज साहब के पास वो ही है। प्रॉपर्टी जज का मैं और वहाँ पे मजे कर रहे हैं। आप हो सकता एहसन बून साहब के पड़ोसी हैं। अब एहसन बून साहब के पड़ोसी हैं आप। मौजूदा गवर्नमेंट की इससे ज्यादा मुनाफकत क्या होगी? पकड़े ना जज को, हाँ, बिल्कुल। करें उसका उनका ट्रायल करें। आम बंदा जो है उसका कोई मुकदमा हो तो आप लोगों के घरों में जाके ये जो पुलिस मुकाबले करते फिर रहे हैं, सिर्फ इल्ज़ाम के ऊपर उठा के आपने 1100 से ज़्यादा पंजाब के अंदर लोगों को कत्ल कर दिया गया। आपको जज नहीं नजर आ रहा? क्यों? क्योंकि वो ताकतवर है, अशराफिया से रिलेटेड है, वो अरबों रुपए का मालिक है। इसलिए ना नैब को पता चल रहा है, ना वजीर कानून को पता चल रहा है, ना शहबाज शरीफ को पता चल रहा है। सारे जो है ना वो आप कह लेंगे गोंगलों से मिट्टी झाड़ने के लिए उधर देखी जा रहे हैं दूसरी साइड के ऊपर। करें इनिशिएटिव। नहीं, इंसाफ सबके साथ होना नहीं, चाहिए। बिल्कुल सही बात है। Across जब the आप board। उस कटहरे के अंदर जब उस कसौटी पे परखते हैं तो फिर अपना पराया तो नहीं देखा जाता नहीं ना। देखा जाता। फिर कानून और आइन को देखा कानून जाता और है। आइन को देखा लेकिन अब अब्बासी साहब, ये अभी क्या हुआ है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब, उनका बच्चा, गाड़ी, ये सारा कुछ, और 2 बच्चियों की जान चली गई। कहाँ गया हमारा सिस्टम? बड़ा ही एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। और इस पे एक बात तो बहरहाल देखने वाली होगी कि क्या फैमिलीज़ में से क्योंकि कहा गया जी कि कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, उनमें से कोई सामने आके अगर कोई ये कहे जी कि हमारे ऊपर दबाव था कॉम्प्रोमाइज़ के लिए,
ये बात नहीं है तो वासी साहब। उसके ऊपर कोई भी नहीं करेगा। दो इल्ज़ाम ऐसे हैं जिस पे कोई राजीनामा नहीं हो सकता। एक अंडर एज वाला, वो कंपाउंडेबल नहीं है, उसमें राजीनामा नहीं हो सकता, वो नॉन कंपाउंडेबल है। दूसरा, आप तस्लीम कर रहे हैं कि आप नॉन कस्टम प्लेट गाड़ी लेके फिर रहे थे, वो गाड़ी भाग के सरकार जब्त होनी चाहिए। तीसरी बात, पुलिस की बदनीति देखें कि 322 की दफ़ा जो है वो लगा दी। 320 क्यों नहीं लगाई? 320 इस वजह से नहीं लगाई कि उसमें दियत भी देनी पड़नी थी और साथ ट्रायल भी होता और सज़ा भी होती। लेकिन चूंकि जज साहब का बेटा था, इसलिए बड़े तयशुदा मंसूबे के तहत 322 लगा दी गई, जिसमें सिर्फ दियत है। फ़ायदा पहुंचाया गया। फ़ायदा पहुंचाया गया। और इससे पहले भी हमने देखा, जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे सिटिंग जज हैं, उनके हवाले से भी उनकी साहबजादी इसी तरह गाड़ी चला रही थी, शहजाद घेबा जी, जस्टिस शहजाद घेबा साहब। मलिक तो शहजाद। उस वक्त भी यही हुआ और उस पर भी फिर बाद में यही खबरें आई जी कि इन्फ्लुएंस किया गया ऑफिस को, जो हाई कोर्ट का ऑफिस था इनका एज अ जज, और फिर उसके बाद जो है वो ये सब कुछ हुआ। तो यहाँ पे भी इस तरह की ही चीज़ें आ रही हैं। ये भी ख्याल है, पता नहीं अंदर क्या है, क्या हुआ। वो तो वो फिर हो गया था ना मामला, जी, वो भी फिर उसके बाद कॉम्प्रोमाइज़ फिर हो गया। तो अब ये दियत का कानून जो है वो है तो सही ना, कि नहीं है? आप शरई कानून है, उसके अंदर बिल्कुल ठीक है, दियत का कानून ठीक है, लेकिन क्वालिफाई करता है ये, मतलब देखें, जो पाकिस्तान के आइन में और कानून में लिख दी गई है दियत, और ये शरई तौर के ऊपर दियत है, ये इस तरह के केसेस जो हैं ये दियत के ज़िम्मे में नहीं आते। गुजारिश ये है कि जब एडमिटेडली उनका बच्चा जो है वो अंडर एज था, तो फिर 322 तो नहीं लग सकती, फिर तो 322 पीपीसी की जो दफ़ा जो है वो लगेगी। लेकिन चूँकि जज साहब हैं और जज साहबान को यहाँ पे पूछने वाला कोई भी नहीं है, उनके बच्चे जो हैं वो प्रॉपर्टियाँ बनाते फिरें, बच्चे मारते फिरें, लोगों को मारते फिरें, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और अगर उनसे कोई जुर्म हो जाए तो ये इसी तरीके से मैनेज कर लिया जाता है, जिस तरीके से ये आसिफ साहब वाला, जस्टिस आसिफ साहब वाला मामला जो है वो मैनेज कर हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, करनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो आप ये देखें, कल को किसी और के जज के बच्चे ने किसी और का जो है वो बच्चा बच्ची मार देंगे। वो मेरा ख्याल है कि वो रियाज राही एडवोकेट जो है उन्होंने एक थाने में एप्लीकेशन तो दी है, अब देखते हैं कि उसके ऊपर क्या प्रोसेस चलता है। ये काम ना सुप्रीम कोर्ट के, हमारी आईनी अदालतों के करने वाले हैं, जुडिशल कमीशन के करने वाले हैं। अब तो जो है सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार ही नहीं है, वो तो सिर्फ नाम की सुप्रीम रहेगी। बाकी आईनी अदालत है ना। मैं कहता हूँ जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट को और बेहतर किया जा सकता है। अभी तो उनकी कंफर्मेशन होनी है, फरवरी के अंदर उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, ये मेरा ख्याल आ रहा है फरवरी, तो देख लेते हैं क्या होता है। ए जुडिशल कमीशन ते ऐसी शराय दस्तूर से AQS लाइव से इजाज़त दीजिए, लाने के बाद।